Hello everyone, welcome back to my YouTube channel यूपी बोर्ड लर्निंग क्लासेस। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत वेद पढ़े थे, 4 वेद, और उनके बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डिस्कस किया था। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो 4 प्रमुख स्रोत थे, जिसमें पहला स्रोत दिया था धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों के आधार पर हम भारतीय इतिहास को समझे, और आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यानी जो विदेशी लोग यहाँ पर आए, जिन लोगों ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यानी कि विभिन्न देशों के यात्री भारत में आए और यहाँ रहे, और यहाँ रहकर उन्होंने विभिन्न विषयों पर उन्होंने लिखा, उसकी जानकारी इकट्ठी की, और उन्हीं के विवरण जो हैं वो प्राचीन भारत के प्रमुख स्रोत के काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है विदेशी यात्रियों में, वो पहला है यूनानी रोमन लेखक। यानी जो यूनान और रोमन लेखक, यूनान एक देश है वहाँ के, और रोम एक कंट्री था पहले, अब तो इटली के अंतर्गत आता है, लेकिन पहले एक कंट्री था, एक देश था। यूनानी रोमन लेखक लिखा हुआ, यूनानी रोमन लेखक। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये जो दिया गया है, सबसे पहले है टेसियस नाम का। टेसियस नाम का एक लेखक था, यूनानी रोमन लेखक था। अब इसको पढ़ते हैं। यह ईरान का राजवैद्य था। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी टेसियस नाम का जो लेखक था, ये विदेशी यात्री था, यूनानी रोमन लेखक था, और यह ईरान का राजवैद्य था। ईरान का जो राजा था उसका यह वैद्य था, चिकित्सक था, राजवैद्य। भारत के संबंध, ये भारत आया था, और यहाँ जो कुछ उसने भारत के बारे में लिखा है, जो कुछ भी विवरण दिया है, वो आश्चर्यजनक, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण भरे होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी कि उन पर ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो टेशियस नाम का एक लेखक हो गया है, यूनानी रोमन लेखक है। दूसरा आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस 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 देखिए, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इसकी पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। यानी कि अगर ऐसे पूछा जाए, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसके लेखक थे हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, यानी भारत फारस ईरान, यानी फारस को पहले ईरान कहा जाता था, ईरान जो इस समय वर्तमान है उसको पहले फारस कहा जाता था। तो भारत और फारस के जो संबंध थे उसका इसने वर्णन किया था। और कब किया था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व किसने किया था? हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, और जिसने भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया था अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। हिस्टोरिका महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, हिस्टोरिका हिस्टोरिका। फिर आगे देखते हैं, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में एक सिकंदर बहुत महान योद्धा हुआ है यूनान का, सिकंदर महान। वो भारत विजय के लिए जब आया था तो उसके साथ बहुत से लेखक आए थे, जिसमें एक नाम था नियार्कस, आनेसिक्रिटस, ऑस्टोवुलस, ये नाम है, याद रखेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में जो प्रमुख थे उसमें था नियार्कस, आनेसिक्रिटस,
आस्टोबुलस, आस्टोबुलस। फिर से ध्यान देंगे, इनको एक बार अच्छे से देखेंगे। नियार्कस, ये लिखा हुआ है नियार्कस, आनेसिक्रिटस, आस्टोबुलस, आस्टोबुलस। ये जो लेखक थे सिकंदर के साथ भारत में आए थे। सिकंदर महान योद्धा था जिसको विश्व विजेता कहा जाता था, पूरा विश्व उसने जीत लिया था, भारत आया था। तो उसके साथ आने वाले कौन लेखक थे? नियार्कस, आनेसिक्रिटस, आस्टोबुलस। इनके जो विवरण थे अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं, यानी इन लोगों के जो प्रमाणिक हैं, जो भी इन्होंने विवरण लिखा है, जो कुछ भी इतिहास के बारे में जानकारी दी है, भारत के इतिहास के बारे में, तो वो ज़्यादा प्रामाणिक हैं, वो विश्वसनीय हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है। तो हेरोडोटस, ध्यान रखेंगे, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, इतिहास का पिता हेरोडोटस, हेरोडोटस इतिहास का पिता। इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया। इसकी जो वर्णन है या विवरण है इसका, अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, आनेसिक्रिटस तथा आस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। अगला जो लेखक है वो जो विदेशी यात्री है, बहुत महत्वपूर्ण है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर जो कि सिकंदर के साथ उसका कमांडर था, सेनापति था, सेलुकस निकेटर। और सेलुकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में, देखिए पहले हम पढ़ चुके हैं एक पुस्तक का नाम, जिसका नाम पढ़ा था अभी हमने हिस्टोरिका, वो हेरोडोटस के नाम से है। थोड़ा सा आप हिंट भी मैच कर सकते हैं, जैसे इसमें हा स्टार्टिंग में है और उसमें भी हा है, तो दोनों में। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, और यहाँ पर देखेंगे मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका पुस्तक में ही भारत का नाम इंडिया मिलता है। और इंडिया शब्द जो है वो हिंदी या अंग्रेजी नहीं है, यह एक यूनानी शब्द है। तो ये किसके दरबार में आया था? ध्यान देंगे पॉइंट्स। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन, मौर्य युगीन का मतलब यानी कि जो मौर्य काल था चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था, उसका शासन काल था, उस युग का जो समाज था, संस्कृति थी, उस समय की जो सामाजिक जो भी परंपराएं थीं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस सब का इसने विषय में वर्णन किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। किसने? मेगास्थनीज ने। पुस्तक का नाम इंडिका। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला देखेंगे लेखक डाइमेकस। डाइमेकस, डाइमेकस एक तरफ से याद कर लेंगे, बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे तो सही से आप याद नहीं कर पाएंगे। और कहा भी जाता है कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आसानी से चीज़ें जो है याद होती चली जाती हैं। अगला लेखक है डाइमेकस। डाइमेकस यह सीरियन नरेश, सीरिया का नरेश मीन्स राजा, सीरियन नरेश मतलब सीरिया का राजा आंतियोकस का राजदूत था। जैसे मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, ये देखिए पढ़ा ऊपर, मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। उसी तरीके से डाइमेकस जो था वो सीरियन नरेश, सीरियन नरेश मतलब सीरिया के राजा आंतियोकस का राजदूत था। राजदूत वो होते हैं जो किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ के राजा या जो भी वहाँ के जो प्रशासनिक सबसे बड़े जो अधिकारी या वहाँ का जो राजा राष्ट्राध्यक्ष होता है, वहाँ वह उस देश के अधिकारी के तौर पर रहते हैं और वहाँ की पूरी व्यवस्था
देखते हैं और दोनों देशों के संबंधों को बनाए रखने का काम करते हैं राजदूत। तो डायमेकस जो था वो सीरिया के राजा अंतियोकस का राजदूत था, जो राजा विंदुसार के राज दरबार में आया था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि विंदुसार के दरबार में आने वाला कौन सा लेखक था, कौन सा यात्री था, तो डायमेकस था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला कौन सा यात्री था, मेगास्थनीज था। तो इस प्रकार से ये याद रखेंगे, बार बार आप इनको याद करेंगे। बिंदुसार के दरबार में आया था, इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। यानी कि मौर्य काल का ही इसने भी वर्णन किया, क्योंकि जो बिंदुसार था वो भी मौर्य वंश का शासक था, बिंदुसार। फिर आगे देखते हैं अगला, डायनोसियस। देखिए, डायमेकस पढ़ लिया। डायमेकस सीरिया का राजा अंतियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। इसने भी मौर्य युग का वर्णन किया है। अगला है डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश यानी मिस्र देश है, जिसको इजिप्ट अंग्रेजी में कहते हैं। मिस्र नरेश यानी मिस्र का राजा टालमी फिलेडेल्फ्स का राजदूत था। जो अशोक के राज दरबार में आया था। देखिए, बिंदुसार का बेटा था अशोक। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस, जो सीरिया का राजा अंतियोकस का राजदूत था। और बिंदुसार के दरबार में आया था, उसने भी मौर्य का वर्णन किया था। और उसका बेटा था अशोक, यानी कि इसका बिंदुसार का बेटा। और उसके दरबार में कौन आया था? डायोनीसियस जो था वो मिस्र का राजा टालमी फिलेडेल्फ्स उसका राजदूत था। और यह अशोक के राज दरबार में आया था। डायोनीसियस मिस्र नरेश यानी मिस्र का राजा टालमी फिलेडेल्फ्स का राजदूत था, और यह अशोक के राज दरबार में आया था। यानी अशोक, जो कि बिंदुसार का बेटा था, मौर्य वंश का ही शासक था, बहुत प्रतापी राजा हुआ है। फिर आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अगला देखेंगे टालमी। अगला लेखक है टालमी, जो कि विदेशी यात्री जो भारत आया। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? ये इसके लेखक हैं टालमी। किसने लिखी? टालमी। फिर अगला लिखा है प्लिनी। अगला जो है वो क्या है? प्लिनी। तो प्लिनी जो है वो क्या है, देख लेते हैं इनके बारे में। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। अब देखिए, भारत का भूगोल किसने लिखी? टालमी ने। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी ने लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण मिलता है। यानी कि नेचुरल हिस्ट्री, जैसा कि इसमें नाम से ही आ रहा, नेचुरल मतलब नेचर से संबंधित है, तो उसमें पेड़ पौधों का वर्णन है, खनिज पदार्थों का वर्णन है, पशुओं का वर्णन है, तो नेचर से संबंधित है, याद करने में आसानी हो जाएगी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है वो प्लिनी ने लिखी थी। प्लिनी भी एक विदेशी यात्री था जो भारत में आया था, और यह 1म शताब्दी में। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक किताब का नाम दिया गया है, थोड़ा यह स्पष्ट नहीं दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लिखा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। किताब का नाम है, लेकिन लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पे आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। यानी कि ये जो किताब है, इसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, और यह
लगभग 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने किसके बारे में जानकारी दी है? भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बंदरगाह यानी जो सी पोर्ट होते हैं, पत्तन होते हैं, उनके बारे में जानकारी दी है। अगला आप देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा था यूनानी और रोमन। यूनान के जो लेखक थे, यात्री थे, और रोम के थे, उनके बारे में पढ़ा। अब आ रहा है चीनी यात्री, जो हमारा पड़ोसी देश है चीन। वहाँ के जो यात्री भारत आए और उन्होंने यहाँ रहकर जो भी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक आदि सभी विषयों पर जो कुछ भी लेखन कार्य किया है, उससे हम भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं या प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से बहुत प्रमुख दो नाम आते हैं? एक है हेनसांग और एक फाहयान। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनते हैं जो देखते हैं। चलिए, फाहयान सबसे पहला यात्री है। फाहयान कौन है? फाहयान स्पष्ट यहाँ पे लिखा है, फाहयान, फाहयान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह चीनी यात्री यानी कि फाहयान जो है वो एक चीनी यात्री है और यह गुप्त नरेश यानी गुप्त वंश, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था मौर्य वंश, मौर्य वंश के हमने शासक पढ़े थे कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला कौन था? पढ़ चुके हैं ऊपर, एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज। और डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। और अशोक के दरबार में कौन आया था? अशोक के दरबार में डायोनीसियस। डायोनीसियस, ये देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मेगस्थनीज आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। और डायोनीसियस जो है वो मिस्र, नरेश, टालमी, फिलेडेल्फ्स का राजदूत था। ये अशोक के दरबार में आया था। तो इस तरीके से पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इनको रिवीजन करते रहें। फिर अगले हैं चीनी लेखक। तो सबसे पहला चीनी लेखक कौन है यहाँ पे? फाहयान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहयान जो चीनी यात्री है वो गुप्त नरेश यानी गुप्त काल के जो महान राजा हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता यानी कि जो मध्य प्रदेश की जनता थी उसको इसने क्या बताया? सुखी एवं समृद्ध बताया था। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। यानी कि फाहयान जो था वो भारत में 14 वर्षों तक रहा और इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया और उसने कहा कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो सुखी है और समृद्ध है, ऐसा उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। फिर अगला दूसरा लेखक जो है देखते हैं, संगयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण है हेनसांग। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक फाहयान और एक हेनसांग। प्रश्न बनते हैं यहाँ से, अच्छे से इनको रिपीट करिएगा, याद करिए। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऐसे ही देखिए, राजा जरूर याद रखिएगा, किसके शासनकाल में कौन सा लेखक आया था, उसने किसका वर्णन किया था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन एक महान हिंदू शासक हुआ है भारत में, हर्षवर्धन। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। यानी कि ये कब आया था? हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा में के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। 1 वर्ष की यात्रा के बाद कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहकर ठहरकर 645, देखिए 629 में ये भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, 1 वर्ष यात्रा में लग गया तो लगभग वो 30 में आ गया और 45 तक वो रहा, तो 15 वर्षों तक उसने भारत में निवास किया और फिर चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा जो
जिला नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, यानी बिहार में नालंदा जिला है और वहीं पर स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय। बहुत प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है नालंदा विश्वविद्यालय। अध्ययन करने के लिए आया था, करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका विवरण, इसका भ्रमण वृत्तांत देखिएगा। इसकी एक किताब है, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, यानी CU की, ये लिखा है CU की नामक इसने पुस्तक लिखी थी, CU की। तो इसने जो भी अपना यहाँ भारत में भ्रमण के दौरान जो कुछ उसने वृत्तांत यानी वर्णन किया, जो भी कुछ, वो अपनी पुस्तक CU की नाम से प्रसिद्ध है, उसी में इसने वर्णन किया। तो हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये कब, कितने वर्षों तक रहा? ये 15 वर्षों तक रहा, 645 तक रहा। इसने अपनी कौन सी पुस्तक में भारत का जो भ्रमण किया था उसके बारे में वर्णन किया है? CU की नामक इसकी पुस्तक है, उसमें हेनसांग ने 138 देशों का वर्णन किया है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। यानी कि हर्षकालीन मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो उस समय समाज कैसा था, धार्मिक कैसी रीतियां थीं, राजनीति कैसी व्यवस्था थी, उस सब के बारे में इसने वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। यानी हेनसांग ने भारत में रहकर बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। बुद्ध की प्रतिमा का पूजन किया और सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। और देखेंगे नोट में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। सबसे बड़ा जो उसका ऑफिसर या अधिकारी जिसे कह सकते हैं किसी विश्वविद्यालय का, वह होता है कुलपति, जिसको अंग्रेजी में चांसलर कहते हैं। और किसी भी राज्य के जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो कुलपति होता है वो वहाँ का गवर्नर होता है। तो जो यहाँ पे दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति उस समय कौन थे जब हेनसांग वहाँ अध्ययन कर रहा था, तो उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र ये विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। क्या थे? चांसलर थे, आचार्य शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। फिर अगला है इत्सिंग। अगला जो चीनी यात्री है वो कौन है? इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालयों का इसने वर्णन किया। 7वीं शताब्दी के अंत में आया था इत्सिंग। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम इसमें दिए गए लेखक कौन है? देखिए, पहले हम पढ़ चुके हैं यूनानी रोमन लेखक, फिर हम लोगों ने पढ़ा चीनी लेखक, और हम अब पढ़ेंगे अरबी लेखक। अरब से, जो यानी अरब देश से आए थे, अरबी लेखक। तो इसमें महत्वपूर्ण है ये लेखक अल-बरूनी। क्या नाम है? अल-बरूनी। कौन था अल-बरूनी? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी, तो इसने जो अरबी में लिखी गई इसकी कृति यानी रचना या किताब, इसका नाम है, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, यानी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस किताब का अनुवाद है। यानी कि किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो इसका अर्थ होगा अनुवाद भारत की खोज। किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, ये इसकी किताब है और इसने लिखा था, और ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, और इसका नाम है अल-बरूनी। प्रमुख लेखकों में से है, महत्वपूर्ण लेखकों में से है। इसके जो विवरण हैं वो बहुत प्रामाणिक माने जाते हैं। अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किताब का नाम है किताबुल हिंद, तहकीके हिंद या भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
यानी जो किताब है इसकी है किताबुल हिंद, ये इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जानकारी का एक बहुत बड़ा माध्यम है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है, यानी कि जो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान और कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यानी कि विभिन्न ये इस प्रकार के इसमें अध्याय दिए गए हैं। इन विषयों पर उसने इस किताब में वर्णन किया है। लगभग 80 विषयों पर 80 अध्याय इसमें उसने लिखे हैं। इसमें राजपूत कालीन समाज, यानी जो उस समय भारत में राजपूत जो काल था जिसमें राजपूत शासन कर रहे थे, उस काल का समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनबी के समय भारत आया था, उसने किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। और इतिहासकार या बहुत से जो भी पढ़ने वाले जानकार हैं इतिहास के, वह इस किताब को महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मानते हैं और अपने इस ग्रंथ में, जो कि बहुत बड़ा विस्तृत है, 80 अध्याय हैं, विभिन्न विषयों पर इसने वर्णन किया है। धर्म का, दर्शन का, त्योहार का, मूर्तिकला का, कानून का, माप विज्ञान आदि सभी पर के विषयों पर आधारित इसने जानकारी दी है। और राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश इसने डाला है। आगे देखते हैं दूसरा, इब्न बतूता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों लेखक अल-बरूनी और इब्न बतूता। इब्न बतूता देखते हैं, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत कहते हैं यात्रा के दौरान जो भी कुछ देखा या समझा उसको लिखना, यात्रा का वर्णन, वही यात्रा वृत्तांत कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ट्रेवलॉग कहते हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में, इसने अरबी भाषा में लिखा था और इसको रेहला कहा जाता है। कहीं रिहला लिखा है तो कहीं रेहला भी पढ़ा जाता है। ये किताब का नाम है रेहला या रेहला, जैसे यहाँ पर रिहला दिया गया है, तो कहीं कहीं रेहला भी इसको कहा जाता है। तो इसने अपना जो वर्णन है यात्रा का वो अपनी पुस्तक रेहला में दिया है। और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर, ये दिल्ली आया था 1333 ईस्वी में, देखते हैं फिर से, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। समझेंगे इसको फिर से। इब्न बतूता ये मोरक्को का रहने वाला था और ये 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। और इसने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम है रेहला, ध्यान रखेंगे ये दिया है रेहला या रेहला। 14वीं शताब्दी में ये भारत आया था और यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में इसने लिखा है, जानकारी दी है। और ये बहुत विद्वान था, इसकी विद्वता, इसके ज्ञान के कारण जो उस समय दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था, शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश, काजी को न्यायाधीश भी कहते हैं, जज बना दिया था, दिल्ली का जज बना दिया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये कहाँ का निवासी था, ये मोरक्को का रहने वाला था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, रेहला, इसकी पुस्तक का नाम रेहला था। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब है अन्य लेखक। तो अन्य लेखकों में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अन्य लेखक में तारानाथ हैं। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है एक मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चलिए, हम लोगों ने अब 2 साक्ष्य यानी कि 2 स्रोत पढ़ लिए हैं। पहला था धर्म ग्रंथों के आधार पर भारतीय इतिहास की जानकारी और दूसरा
लेखकों यानी विदेशी यात्रियों से प्राप्त होने वाली जानकारी। और तीसरा जो है वो है पुरातत्व संबंधी। ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये देखेंगे, यहाँ पर देखें कि पुरातत्व ये दिया गया, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यानी पुराने जो तत्व हैं, कहीं खुदाई में कहीं भी मिले जो भी चीज़ें हैं, उनके आधार पर तय करना कि ये कब की है, या किसी प्राचीन समय की जानकारी जो मिलती है, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो ये तीसरा रहेगा। दो पढ़ चुके हैं, धर्म ग्रंथों के आधार पर मिलने वाली जानकारी, विदेशी यात्रियों के विवरणों के आधार पर मिलने वाली भारतीय इतिहास की जानकारी, और अब आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब द चैनल, like and share. Thank you very much.